हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र आज देखेंगे। अर्थशास्त्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके लिए सिर्फ 2 ही वीडियो में पूरा का पूरा आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र के पहले पार्ट से पहला प्रश्न है, किसी देश का विकास मापने का आधार क्या है? किसी देश का विकास कैसे मापते हैं? क्या तो वहाँ पर क्या आधार होता है? प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता स्तर है। क्या है ये? स्तर। लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति मतलब कितने ये स्वस्थ हैं। इन ये तीनों आधार है किसी देश का विकास मापने का, है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में सभी। अगला प्रश्न है, एचडीआई के लिहाज से कौन सा देश बेहतर है? किसके लिहाज से? एचडीआई, एच डी आई, है ना। हम जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। यानी कि मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं। तो लिहाज से सबसे अच्छा देश, सबसे बेहतर देश कौन सा है? क्या बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान है, कि नेपाल है, कि श्रीलंका? मतलब है क्या, इन चारों में से सबसे अच्छा कौन है? इन चारों देशों में सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा है इन चारों में से श्रीलंका, है ना। ये हो गया दूसरा नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य, सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य, सॉरी यहाँ पर सबसे कम क्या होगा? शिशु मृत्यु दर होगा, है ना। शिशु मृत्यु दर वाला पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश है, कि पंजाब है, कि महाराष्ट्र है, कि केरल है? इन चारों राज्यों में कौन कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम बच्चों की मृत्यु होती है? अब बच्चों की मृत्यु कैसे निकालते हैं? 1000 बच्चों पर, है ना। 1000 जीवित बच्चों पर जो जिनकी मृत्यु हो जाती है 1000 में से, उसी को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा राज्य कौन है जहां पर सबसे कम मृत्यु होती है बच्चों की? तो केरल है ना। केरल एक ही चीज में नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये शिक्षा में भी नंबर 1 है। किसमें नंबर 1 है? शिक्षा में, है ना। केरल ये शिक्षा में भी नंबर 1 है। मतलब साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो क्या बताएंगे? केरल। लिंगानुपात सर्वाधिक सबसे सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? केरल बताएंगे, है ना। केरल बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा। अगला है, एचडीआई रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये पूछ रहे हैं कि एचडीआई रिपोर्ट कौन तैयार करता है? क्या यूएनओ तैयार करता है? नहीं, ये भी संस्था है, लेकिन ये संस्था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिस ये तो नहीं तैयार करती है एचडीआई की रिपोर्ट। फिर क्या डब्ल्यूटीओ तैयार करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, ये भी नहीं तैयार करता है। डी वाला ऑप्शन, मतलब यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे। यही एचडीआई की रिपोर्ट क्या करता है? तैयार करता है। अगला प्रश्न है, मतलब जब जन्म होता है बच्चों का, तब से लेकर ये कितने दिन तक लगभग संभावना है ये जीते हैं? तो कितना है, कितना बताया गया है? क्या इसमें से 80 वर्ष बताया गया है, 72.8 वर्ष बताया गया है, 90.9 वर्ष बताया गया है, 75.7 वर्ष बताया गया है? कितना बताया गया है संभावित?
कितना बताया गया है? 72.8। प्रत्येक व्यक्ति की लगभग संभावित क्या बता रहे हैं? आयु। संभावित आयु कितनी है? 72.8 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्या केरल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है? तो कौन सा है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है ना। अगला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अभी हमने बात किया था, कौन सा राज्य है? केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है? 942 जीवित बच्चों पर? नहीं, ये तो क्या है? ये तो लिंगानुपात मापा जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर 942 से 43 महिलाएं हैं। तो फिर बी है न 382, ये भी नहीं है। ये तो भारत का जनघनत्व है। क्या है? जनघनत्व। जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व है ना। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो फिर क्या है? ये सी है? सी भी नहीं है। फिर कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1000 जीवित बच्चों पर, है ना। 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किसके आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक मतलब सीधी सीधी बात है, सरकारी, और निजी मतलब प्राइवेट। सरकारी मतलब समाजवादी, प्राइवेट मतलब पूंजीवादी, है ना। तो इसको किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर, द्वितीयक है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए उद्यमों के स्वामित्व, मतलब सरकारी है कि प्राइवेट है, इसी के आधार पर क्या होता है? निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान हैं? तो इसका सही जवाब ए है 80% है कि 90% है, 93% है कि 95% है? इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें से उत्तर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया? किसकी बात हो रही है? मनरेगा की। तो कब लागू किया गया? क्या 2014 में, 2013 में, 2017 में, 2005 में? तो कब लागू किया गया था मनरेगा? 2005 में। इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? इसमें से कौन सा इससे मिलता जुलता शब्द लग रहा है? तो क्या सकल घरेलू उत्पाद है, विश्व युद्ध है, विश्व जनसंख्या है, ओलंपिक खेल है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पर मिलता है? कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है? क्या विनिर्माण देता है कि आर्मी देती है? आर्मी में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं कि कंपनियों में सबसे ज्यादा काम करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, मछली पालन आता है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा व्यक्ति चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। खेती में भी ज़्यादा चाहिए, पशुपालन में, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। यह क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक है और यहाँ पर सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध है। भले ही व्यक्तियों की आय कम है, आय कम हो, परंतु यहाँ पर रोजगार ज़्यादा है ना। और अन्य में कंपनी में भले आय ज़्यादा है लेकिन यहाँ व्यक्ति कम है। आर्मी में भी वही है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? जब हम प्राथमिक क्रियाओं को
प्राथमिक क्रियाओं को द्वितीयक क्रियाओं में बदल देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? विनिर्माण। जैसे हम गेहूं आलू से क्या बना दिए? चिप्स। जो चिप्स बना रहे हैं, यही चिप्स बनाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आता है? क्या प्राथमिक क्रिया आती है, कि कृषि आता है, कि मछली पालन आता है, कि विनिर्माण आता है? इसमें से कौन आता है? प्राथमिक और कृषि और मछली पालन। ये तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तो एक ही हैं, ये दोनों इसी के भाग हैं, है ना? लेकिन यही विनिर्माण क्या है? इसको किस में रखा गया है? विनिर्माण को द्वितीयक में रखा गया है ना? द्वितीयक का भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, टमाटर उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? इसको कौन सी क्रांति कहते हैं? पीली क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। अच्छा, अंडा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे क्या कहते हैं? रजत क्रांति कहते हैं। दूध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? यह है श्वेत क्रांति, है ना? श्वेत क्रांति आए या ऑपरेशन फ्लड आए, दोनों का मतलब क्या होता है? दूध उत्पादन, है ना? और श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? दुर्गीज कुरियन। अच्छा, अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? इसको क्या कहते हैं? लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। यहाँ पर हमने देखा। अगला प्रश्न है भारत जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है ना? मतलब जीविका का इसमें पूछा जा रहा है, प्रमुख स्रोत क्या है? क्या पशुपालन है, अंडा उत्पादन है, कि विनिर्माण है, कि कृषि है? हमने ये देख लिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? इसमें से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? उद्योग को, खनन को, विनिर्माण को, प्राथमिक क्षेत्र को? इसमें से किसको कहते हैं? हमने देखा था उद्योग किस में आ जाएगा? विनिर्माण आएगा, है ना? खनन किस में आ जाएगा? ये भी प्राथमिक में ही आ जाएगा। प्राथमिक में क्या आएगा? खनन भी आएगा। हमने देखा था ना, पशुपालन भी किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। कृषि भी किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा। खनन भी तो आएगा ही, और कुक्कुट पालन भी इसमें आएगा, मछली पालन भी इसी का भाग है। किसका भाग है? प्राथमिक क्षेत्र का। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, असंगठित मजदूर किसे कहते हैं? कृषि मजदूर को, खनन मजदूर को, विनिर्माण कंपनी? कृषि मजदूर को, है ना? यहाँ पर कोई भी संगठित नहीं होता है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जैसी यहाँ पर समस्या होती है ना? खनन में तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, संगठित है। विनिर्माण तो आप जानते ही हैं, कंपनी मजदूर में ठीक है व्यवस्था है। अगला देखते हैं, सहायक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, कि कंपनी को, कि विनिर्माण को, बिस्किट कंपनी को? अब सहायक क्षेत्र कहते किसे हैं? सहायक मतलब जिस पर निर्भर अन्य क्षेत्रक हो। जैसे अगर प्राथमिक क्षेत्रक है, इसमें क्या होगा? कृषि। अगर आपको चिप्स बनाने की कंपनी या बिस्किट बनाने की कंपनी स्थापित करना है, इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा? इसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या होगा? इसमें कच्चा माल क्या होगा? आलू होगा या गेहूं होगा। इसके बिना क्या आप बिस्किट या चिप्स बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। और ये कहाँ से आएगा? किस क्षेत्र से आएगा? प्राथमिक। और जब बिस्कुट बन गया तो किस में चला जाएगा? वो तो चला गया ना विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र में। तो इसीलिए सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सहायक क्षेत्र, याद रखना। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? तो जो व्यवसायिक बैंक है, पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्ध कराते हैं? इसमें से सही जवाब कितना हो जाएगा? 25%। अगला प्रश्न है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में
विनिमय के माध्यम के रूप में वैधता कौन प्रदान करता है ना? हमने देखा होगा मुद्रा मतलब ऐसे कुछ है, कागज का एक टुकड़ा जैसा टुकड़ा होता है, उस पर महात्मा गांधी जी की फोटो होती है, वहीं पर कुछ लिखा होता है, वहीं पर बीच में आपने पढ़ा होगा लिखा होता है, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, है ना? उसके बाद नीचे लिखा होता है गवर्नर, है ना? आरबीआई गवर्नर, उनका क्या होता है? सिग्नेचर होता है ना? आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो यानी कि इस कागज के टुकड़ों को इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या एसबीआई बनाता है? नहीं। यूबीआई बनाता है? नहीं। एचडीएफसी बनाता है? नहीं। तो फिर कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? यही बनाता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विनिमय। अब विनिमय मतलब जैसे व्यापार जो होता है, मतलब सामान को आप खरीद रहे हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं? मान लीजिए आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं। अब पुस्तक खरीदने के लिए आपको कुछ, जिससे पुस्तक आप खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, उसको कुछ देंगे बदले में ना, मतलब पुस्तक के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो आप क्या देंगे? इस समय क्या देते हैं? रुपया दे देते हैं, यानी मुद्रा दे देते हैं। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी, है ना, तब क्या देते थे? तो पुस्तक के बदले हमको उनको क्या देना पड़ता था? जो हमारे पास होता था। यानी कि जब मुद्राएं नहीं थी तो व्यापार का माध्यम क्या था? क्या कहा जाता था उसको? वस्तु विनिमय। अब इस समय क्या है? मुद्रा विनिमय, है ना? और इस मुद्रा को वैधता प्रदान करता है कौन? तो सबको पता हो गया, आरबीआई, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन प्रदान करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋण की कौन सी शर्त निम्न में से है? ऋण मतलब जैसे आप किसी से ले रहे हैं क्या? कर्जा। तो कर्जा ले रहे हैं तो वह कुछ आपसे शर्त बोलेगा कि हमारी इतनी बातें मानेंगे तभी हम आपको क्या देंगे? कर्ज देंगे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो इसमें से कौन से कर्ज होते हैं? कौन सी शर्त होती है? क्या वो देखता है आपके पास एटीएम है? एटीएम से मतलब है चेक, पैन कार्ड, चेक या पैन कार्ड है? राशन कार्ड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। सबसे पहली शर्त क्या होती है? ब्याज। आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? किसकी बात हो रही है? मुद्रा के निर्गमन। निर्गमन मतलब मुद्रा की छपाई कौन करता है? मुद्रा को निकालता कौन है? मुद्रा को बनाता कौन है? यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने क्या है? प्रधानमंत्री हैं, कि राष्ट्रपति हैं, कि वित्त मंत्री हैं, कि आरबीआई है? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आरबीआई, है ना? आरबीआई ही मुद्रा को क्या करता है? छपाई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तभी आप लोगों से ये प्रश्न है, इस 2000 की नोट पर किस आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर हुआ था और उस नोट पर कौन सा चित्र बना है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना? अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? किसकी बात हो रही है? आरबीआई की स्थापना की कब हुई थी? 1925 में, 1935 में, 1945 में, 1955 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1935 में आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना, है ना? और आरबीआई को क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक। क्या कहा जाता है? सरकार का बैंक, यानी कि हमारे भारत सरकार का बैंक सभी काम यही क्या करता है। और इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, है ना? बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। इसके बाद फिर और एक वीडियो में और आपको जो बचा हुआ है अर्थशास्त्र का पार्ट आ जाएगा, है ना? फिलहाल यहीं तक। धन्यवाद।